हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हमने कल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। बुद्धिस्ट फिलॉसफी को हमने पूरी डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज मैं जैनिज्म के बारे में डिस्कशन करूंगा, प्लस कुछ अदर फिलोसफिकल स्कूल जो इसी रिलीजियस अनरेस्ट के पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं। जो 6th सेंचुरी BC वाला पीरियड है, हमने कल डिस्कस किया था कि इसे द पीरियड ऑफ रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिलोसफीज का इस पीरियड में बर्थ हुआ। बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैसे मैं लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि दे वर जस्ट 2 ऑफ द मेनी फिलोसफीज दैट टुक बर्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये इवेंचुअली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, इसलिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। बाकी जो फिलोसफीज है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं तो हम उन्हें भी स्टडी करेंगे। तो अगर मैं जैनिज्म की बात करूं तो इस कंटेक्स्ट में इसका जो पहले तो ओरिजिन है वो बुद्धिज्म की तरह इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नहीं है कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने बुद्धिज्म की फाउंडेशन रखी। अब जो फिलोसफिकल टीचर जिसे हम जानते हैं, जिनके साथ हम जैनिज्म को एसोसिएट करते हैं, वो तो है महावीर जैन, जो कि 6th सेंचुरी BC में जिन्होंने जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स को प्रीच किया है। लेकिन जैन लिटरेचर हमें बताती है, जैन लिटरेचर से हमें पता चलता है, जैन ट्रेडिशन से हमें पता चलता है कि जैन मानते हैं कि उनके एक सीरीज ऑफ टीचर्स एग्जिस्ट करते थे, सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें बोलते हैं तीर्थंकारास, तीर्थंकार्स। The tradition has it कि there were 24 तीर्थंकारास। इन 24 तीर्थंकारास की सबकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। मतलब नॉट एवरी तीर्थंकारा कैन बी हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइड। फर्स्ट तीर्थंकारा के बारे में जैन लिटरेचर ही हमें बताती है कि ये थे ऋषभनाथ, ऋषभनाथ या कुछ सोर्सेस में ऋषभदेव भी। इनका रेफरेंस ऋग्वेद में भी आता है। ऐसा जैन लिटरेचर क्लेम करती है कि ऋग्वेद में जिस ऋषभदेव की बात की गई है वो हमारे फर्स्ट तीर्थंकारा ही थे। तो फर्स्ट तीर्थंकारा है ऋषभदेव। बाकी इंटरवेनिंग अब सभी तीर्थंकारास के तो नाम हम नहीं याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 23rd एंड 24th तीर्थंकारा के बारे में का नाम याद रखेंगे, इनके कुछ फैक्ट्स वगैरह याद रखेंगे, बिकॉज इनके बारे में हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज थी। 23rd तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये बनारस के किंग के साथ रिलेटेड थे, तो ही वॉज अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। इनका सिंबल था स्नेक। एंड देन 24 तीर्थंकार तो महावीर जैन हैं ही हैं, खुद महावीर। इनका सिंबल था लायन। तो 23rd 24th तीर्थंकारास के आप नाम याद रखेंगे बिकॉज दे वर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। फर्स्ट तीर्थंकार ऋषभनाथ या ऋषभदेव, इनका आप नाम याद रखेंगे। अब जो जैन डॉक्ट्रिन पॉपुलर हुई है, जैन डॉक्ट्रिन, जो जैन टीचिंग्स फेमस हुई हैं, जो जिनकी पॉपुलैरिटी हुई है, वो महावीर जैन ने पॉपुलराइज की हैं इन द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी BC। जिस टाइम पे बुद्धिज्म प्रीच कर रहे थे, उसी टाइम पे महावीर जैन अपनी जैन डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहे थे। जैसे हमने पहले बुद्धा की लाइफ के बारे में स्टडी किया था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हॉट टॉपिक्स रहता है कि बुद्ध का बर्थ कहाँ पे हुआ, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, बेटे का नाम, एंड देन लाइफ इवेंट्स की, उन्होंने कितनी एज पे रिनंसिएशन की, कहाँ गए वो, एंड कितने साल उन्होंने मेडिटेशन वगैरह की। तो लाइक जिस तरह से बुद्ध की लाइफ के इवेंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से वर्धमान महावीर की लाइफ से रिलेटेड भी जो इवेंट्स हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट हिज लाइफ, द वेरियस टाइटल्स दैट आर गिवन टू वर्धमान महावीर। ही इज ऑल्सो नोन एज जिन्ना, मीनिंग विक्टर, कि इन्होंने इनफाइनाइट नॉलेज पा ली है एंड इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। महावीर और द ग्रेट हीरो, तो नाम से ही क्लियर है। जितेंद्रिय, द वन हु हैज कंकर्ड हिज इनर डिजायर्स। जितेंद्रिय भी किसका टाइटल है? वर्धमान महावीर का टाइटल है। एंड ही वाज आल्सो नोन एज अरिहंत, व्हिच लिटरली मींस वर्दी। तो ये सम ऑफ द टाइटल्स हैं जो वर्धमान महावीर को दिए गए हैं। अब लाइफ की बात करें तो ही वाज बोर्न एट कुंडाग्राम,
नियर वैशाली। बुद्ध का बर्थ कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास। ये कुंडग्राम नियर वैशाली। 599 BC अप्रोक्सीमेट जो हमारी एस्टिमेटेड डेटा, दैट इज 599 BC। जैसे बुद्ध के पेरेंट्स क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, उसी तरह से महावीर जैन के पेरेंट्स भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिसला। सिद्धार्थ एंड त्रिसला। हिज फादर वॉज द चीफ ऑफ ज्ञातजिरिया क्लैन। इस क्लैन के एक गणसंघा का क्लैन था, वन ऑफ द क्लैन्स दैट कॉन्स्टिट्यूटेड गणसंघा था, उसके चीफ थे। एंड इनकी जो मदर थी लिच्छवी किंग चेतक की सिस्टर थी। लिच्छवीज भी एक गणसंघ था, तो इसी लिच्छवी गणसंघ का जो राजा था चेतक, उनकी सिस्टर थी जो महावीर जैन के मदर थे, त्रिसला। तो मदर फादर का नाम आप याद रखेंगे, सिद्धार्थ एंड त्रिसला। अब महावीर जैन की शादी होती है यशोधा के साथ। मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ाते वक्त बताया था कि आप ध्यान से इनकी वाइफ का नाम नोट कीजिए, यशोधरा। यहाँ पे है मैरिड यशोदा। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो हम लाइक सीधा टिक करने की टेंडेंसी रखते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है। एंड इनकी डॉटर थी प्रियदर्शना। बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। महावीर जैन या वर्धमान महावीर की बेटी का नाम था प्रियदर्शना। अब एक और फैक्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शना के हस्बैंड थे जमाली, जो कि इवेंचुअली महावीर जैन के फर्स्ट डिसाइपल बनते हैं। जब महावीर जैन को केवल ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाती है, उसके बाद फर्स्ट डिसाइपल एनरोल होते हैं, जो कि उनके सन इन लॉ होते हैं, जमाली, the husband of प्रियदर्शना। प्रियदर्शना was the daughter of महावीर जैन। आगे और इनके लाइफ इवेंट्स की बात करें, at 30 he renounced his household। बुद्ध ने 29 ईयर्स की एज पे हाउस होल्ड रिनाउंस किया था, इन्होंने 30 ईयर्स की एज पे हाउस होल्ड रिनाउंस किया है। बुद्ध 6 साल मेडिटेशन करते रहे, भटकते रहे ज्ञान की तलाश में। he wandered for 12 years। अल्टीमेटली इन द 13th ईयर ऑफ हिज पेनेंस, इन्होंने बहुत पेनेंस वगैरह किया, बहुत ऑस्टेरिटीज प्रैक्टिस की। अल्टीमेटली इन द 13th ईयर ऑफ हिज पेनेंस एट द एज ऑफ 42 ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर। वहां पे कौन सी रिवर थी बुद्ध के केस में? निरंजन रिवर। यहाँ पे है रिजुपालिका रिवर आउटसाइड द टाउन ऑफ जृंभिक ग्राम। जृंभिक ग्राम के बाहर इन द फील्ड्स ऑफ अ हाउस होल्डर नेम स्माग। ये इनकी एनलाइटनमेंट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कौन सा टाउन था, कौन सी रिवर थी, किसके घर में थे। स्माग के घर में, इन द फील्ड्स ऑफ स्माग ही अटेन्ड केवल ज्ञान। अब ये केवल ज्ञान क्या है? दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैना फिलोसफी। दिस इज द केवल ज्ञान इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे एट द एज ऑफ 42 महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। एंड देयर आफ्टर ही वॉज नोन एज महावीर या फिर जिन्ना। एंड इसी जिन्ना वाले वर्ड से आए, इनके फॉलोअर्स को भी बोलते थे जैन्स। जिन्ना मतलब जिन बोलते थे, एंड जिन इनके फॉलोअर्स जैन्स। ही प्रीच हिज डॉक्ट्रिन्स फॉर 30 years एंड डाइड एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी। बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी? बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी बताओ भी, कल किया आप लोगों ने, कुशीनगर। इनकी डेथ कहाँ हुई है? पावापुरी नियर राजगीर, जो मगध की कैपिटल थी उस टाइम पे। राजगीर की कैपिटल के पास जगह पावापुरी, वहां इनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ वर्धमान महावीर की लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स थे जो आप लोग याद रखेंगे, जिसके कंटेक्स्ट में हमें एग्जाम में इनवेरिएबली क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म की, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म की। जो कोर ऑफ जैना फिलोसफी है, जो कोर ऑफ जैन टीचिंग्स है, जो कोर ऑफ जैना डॉक्ट्रिन है, वो इन 6 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। क्या है 6 चीजें? अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयावाद। ये 3 इंटरकनेक्टेड डॉक्ट्रिन्स हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद एंड नयावाद। देन त्रिरत्न, बुद्धिज्म में हमने किए थे 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, यहां पर हम करते हैं त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। अब ध्यान से पढ़ना है पेपर में।
ज्वेल्स की बात हुई है या पिलर्स की बात हुई है? पिलर्स हैं 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, 3 रत्ना, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। पंच महाव्रता लिटरली ट्रांसलेट्स एज 5 ग्रेट वोस, 5 ग्रेट व्रत। एंड लास्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। अहिंसा वैसे तो इसी में 3 रत्ना में भी इसे इंक्लूड कर सकते हैं हम, एंड इसका पार्ट भी है। अहिंसा अलग से मैंने इसलिए रखा है बिकॉज जैनिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी की भी ये फेमस स्टेटमेंट थी, मतलब अक्सर वो बोलते थे अहिंसा परमो धर्म। वो जैनिज्म का वन ऑफ द प्रिसेप्ट्स है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है अहिंसा के ऊपर इन दी जैन फिलोसफी। तो ये सारी डॉक्ट्राइन्स क्या हैं, इनके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्यायवाद, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, व्रत एंड अहिंसा। अब इनमें से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो 3 इंटर कनेक्टेड डॉक्ट्रिन्स, इनको आपने कलेक्टिविटी में ही समझना है एंड कलेक्टिविटी में ही याद रखना है। तीनों काफी इंटर रिलेटेड हैं, इनको एक सेपरेट कर दोगे, इनको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक ही कंसेप्ट के ऊपर के अराउंड के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेट करती हुई 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्यायवाद। एंड ये बच्चे अदरवाइज आज का जैसे हमारा माहौल है तो उसमें इन डॉक्ट्रिन्स की क्या सिग्निफिकेंस है, इस तरह से आपको मेंस में क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनेकांतवाद फिलोसफी इन मेंटेनिंग हार्मनी इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इन डॉक्ट्रिन्स को ध्यान से समझना है क्या है। अनेकांतवाद, नाम नहीं देखो, अनेक, मल्टीपल, अनेकांतवाद, मल्टीपल रियलिटीज, इसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड रियलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड रियलिटी। मल्टीपल रियलिटीज भी आप बोल सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म भी आप बोल सकते हो, नॉन वननेस भी आप बोल सकते हो। जहां भी मतलब जिस भी वर्ड में ये सेंस निकल रहा हो कि भाई एक नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। अनेकांतवाद क्या है, ये थ्योरी क्या है, ये डॉक्ट्रिन। ये कहते हैं कि जो रियलिटी होती है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, दिस डॉक्ट्रिन, रियलिटी इज मैनीफोल्ड, रियलिटी हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। We humans, we have limited knowledge. With our limited knowledge, with our finite knowledge, we cannot grasp reality with all its aspects. जितने multiple aspects of reality हैं, हम अपनी limited knowledge से हर aspect of reality को अच्छे से grasp कर ही नहीं सकते हैं। तो इस डॉक्ट्रिन में पर्टिकुलरली जो चीज एम्फेसाइज की गई है कि भी रियलिटी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स। एंड आगे फिर मतलब आगे वाली डॉक्ट्रिन्स इसी से डिराइव होती हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ रियलिटी हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स, तो फिर आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। पहली बात तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स की क्या बात है, थोड़ी सी इस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। और इस कंटेक्स्ट में जैन लिटरेचर में ही जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट का। 3 कहते हैं जी अंधे हैं, वो एलिफेंट को मतलब वो देख तो पा नहीं रहे हैं एलिफेंट को, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिफेंट को छूते हैं। एक अंधा ट्रंक को छूता है, एलिफेंट की सूंड को छूता है, एक उसकी लेग्स को छूता है, एक उसके कानों को छूता है। तो तीनों जो बंदे हैं वो अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एक के हिसाब से कि मैंने सांप को हाथ लगा लिया है, रस्सी को हाथ लगा लिया है, एक के हिसाब से उसने पिल्लर को हाथ लगा लिया है, एक के हिसाब से उसने पंखे को हाथ लगा लिया है। तो मतलब तीनों इंसान सेम ही चीज को फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं, फील करते हैं। एंड उसके बेसिस पे, बिकॉज उनकी लिमिटेड परसेप्शन है, उसके बेसिस पे वो डिफरेंट कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं।
एंड देन इमेजिन वो आपस में लड़ना स्टार्ट करते, नहीं यार तेरे को नहीं पता यार, ये तो लाइक मैंने तो पिलर को हाथ लगाया, तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि पंखे को हाथ लगाया तूने। तो ये कहते हैं कि रियलिटी हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स, हमारी नॉलेज फाइनाइट है, ह्यूमन माइंड लिमिटेड है, हम उस कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज के हर एस्पेक्ट को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ नयावाद फिलोसफी। ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। There can only be partially true statements about reality. There can only be partially true statements about reality. And हर स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट जो देते हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियली ट्रू है, लेकिन क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्यूट है? वो तो अनेकांतवाद कहता है नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं रियलिटी के बारे में, जो जिस तरह से भी हम रियलिटी को परसीव करते हैं वो हमारी परसेप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा लोकस स्टैंडर्ड क्या है। Hence, आगे now comes the role of the third philosophy, स्यादवाद। Reality has multiple aspects and how we are perceiving reality, it is dependent on our perspective, it's dependent on our viewpoint कि हम कहाँ से situation को देख रहे हैं। मेरे हिसाब से situation different है, उसके हिसाब से situation different है। Now therefore every statement that we make about reality, it should be preceded by an element of uncertainty. आपको हर स्टेटमेंट के सामने हमें चाहिए कि हम एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी लगाएं, शायद लगाएं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, शायद सन राइजेज इन द वेस्ट, हो भी सकता है भाई किसी पैरेलल यूनिवर्स में कुछ ऐसा हो रहा हो, किसी के पर्सपेक्टिव में हो रहा हो। कह रहे कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स नहीं हमें बनानी चाहिए, हमें हमेशा कुछ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ एलिमेंट ऑफ डाउट इंट्रोड्यूस, मतलब हमेशा फैक्टर इन करना चाहिए कि हो सकता है किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस रियलिटी को डिफरेंटली भी परसीव किया जा सकता है। तो स्याद लिटरली मीन्स मे बी, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ मे भी बोलते हैं, या बेटर वर्ड वुड बी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबल रियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबल रियलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड रियलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ये तीन इंटरकनेक्टेड डॉक्ट्रिन्स हैं जैनिज्म की। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दीज डॉक्ट्रिन्स, अब अगर मैं दोबारा आपसे वही सवाल पूछूं, एनालाइज द इंपॉर्टेंस या डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द जैना डॉक्ट्रिन्स ऑफ अनेकादवाद एंड नयावाद इन टुडेज मल्टीकल्चरल सोसाइटी, तो अब आंसर अब इन लाइंस पे इससे इंस्पिरेशन लेते हुए लिख सकते हैं इसका आंसर। आगे वाली डॉक्ट्रिन्स पे मूव करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ त्रिरत्न, द थ्री ज्वेल्स। बुद्धिज्म में हमने देखा था बुद्ध, धम्म एंड संघ, ये तीन पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म थे। एंड देन हमने 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ देखा था। यहां है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अब फेथ हमने क्या राइट करना है? महावीर, जैन, तीर्थंकर की जो टीचिंग्स हैं वो सही टीचिंग्स हैं, जो वो प्रीच कर रहे हैं वो सही है, उनमें फेथ रखना है, दैट्स द राइट फेथ। राइट नॉलेज, आपको सही ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पे एक मल्टीपल तरीके का ज्ञान हो सकता है, मल्टीपल बातों के बारे में ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम फॉर्म ऑफ ज्ञान है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, दैट इज, आपको मैंने पहले भी बताया, केवल ज्ञान। दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी। तो राइट नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्ट्राइव करना चाहिए, जिस भी लेवल का ज्ञान है हमें एज ऑफ टुडे, हमें स्ट्राइव करना चाहिए कि हम अगर हम जैनिज्म का पाथ फॉलो कर रहे हैं कि अल्टीमेटली केवल ज्ञान प्राप्त हो, हम भी अरिहंत बने, हम भी वद्दी बने। तो दैट्स राइट नॉलेज। अब राइट नॉलेज में कुछ और एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ चीज़ों को लाइक वर्डली चीज़ों को हमने किस तरह से समझना है।
ये जो तीनों डॉक्ट्रिन्स हमने पढ़ी, अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्यायवाद, दे कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ राइट नॉलेज ओनली, कि आपको सही ज्ञान होना चाहिए रियलिटी का। फिर और भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। अगर हम बात करें कि व्हाट वाज जैनिज्म्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लेट्स से सोल, हमने बुद्धिज्म के केस में डिटेल डिस्कशन की थी कि बुद्ध ने तो कंप्लीटली ही सोल की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, अन्नत का कंसेप्ट किया था, अनिका किया था, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, सब कुछ ट्रांजिएंट है। यहाँ पर एंड यूजिंग दैट एनालॉजी उन्होंने सोल की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया, गॉड की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया, सुप्रीम ऑल पावरफुल गॉड को भी डिनाई किया। व्हाट वाज जैनिज्म्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा और सोल? अब जैनिज्म ने बिल्कुल इसका एक्सट्रीम व्यू पॉइंट लिया। जैनिज्म ने बिल्कुल एक्सट्रीम व्यू पॉइंट लिया। वो कहते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, एनिमेट और इनएनिमेट, हर चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सोल होती है। उस सोल को, सोल सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंड उस सोल को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। चाहे वो छोटी सी छोटी लाइफ फॉर्म हो, चाहे वो बड़ी सी बड़ी लाइफ फॉर्म हो, हर एक में सोल होती है, एंड हमने उस सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करना। हेंस द एम्फेसिस ऑन, ओवर एम्फेसिस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। Hence the overemphasis on the doctrine of अहिंसा। तो soul according to Jaina philosophy exist करती है, rather इनका तो extreme viewpoint है, every animate and inanimate object has soul, has consciousness। और अहिंसा में भी अगर मैं इसी डिस्कशन को इसके साथ रिलेट करूं तो वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करते हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म। अब आप सोचोगे कि अगर वेजिटेरियन डाइट भी लेनी है तब भी तो लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो ही रही है, सोल्स तो डिस्ट्रॉय हो ही रही हैं। अब जैना फिलोसफी कॉमन सेंस की बात भी है, एंड जैना फिलोसफी में भी लाइक लाइफ फॉर्म्स को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग ऑन कितनी कॉन्शियसनेस है। वो कहते हैं कि जितनी हायर फॉर्म ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करोगे उतना आपको ज्यादा नुकसान होगा, उतने आपके जो कार्मिक एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। जो कार्मिक थ्योरी में तो लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट अगेन यू नीड टू रिमेंबर, क्या जैना फिलोसफी में कार्मिक थ्योरी को माना जाता था? बिल्कुल माना जाता था। Jainas believed in the karmic theory कि as you sow so shall you reap, but like Buddhism, इनके भी जो कर्म थे एक्चुअली एक्शंस नहीं थे, आपके इंटेंशंस भी, आपकी थिंकिंग भी, आपके थॉट्स भी कर्म कॉन्स्टिट्यूट करते थे। पर्पस क्या है? हमने मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है मोक्ष, अनलाइक बुद्धिज्म जहां पे वर्ड यूज किया जाता है निर्वाण। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष है क्या? मोक्ष यहां भी सेम ही है, द सेसेशन ऑफ द साइकिल ऑफ संसार। संसार का साइकिल क्या है? द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। ये जो जन्म मरण का जो साइकिल चला आ रहा है, इनडेफिनेट साइकिल चला आ रहा है, इनटर्मिनेबल साइकिल चला आ रहा है, इस साइकिल को ब्रेक करना इज मोक्ष, एंड परमानेंट ब्लिस की स्टेट अचीव करना। अब ये साइकिल किस तरह से अचीव होगा? तो उसके लिए हमने अपने कर्मास को, जो हमारे कर्म हैं एक्यूमुलेट किए हुए हैं हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन कर्मों को हमने डिसॉल्व करना है। वो किस तरह से हम डिसॉल्व कर सकते हैं? किस तरह से हम कर्मों को मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी? अब ये कहते हैं कि थोड़ा सा तड़पाना है अपने आप को। पेनेंस और ऑस्टेरिटीज, they are the best way to dissolve karma according to the Jaina philosophy. That's the best way to do away with your karma and ultimately which would help in achieving moksha. कि अपने आप को तड़पाओ जितना आप तड़पा सकते हो। The more austerities you perform, the more purer your soul gets, कि उतनी ही आपकी आत्मा प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो ये सारी चीजें आती हैं नॉलेज के कंसेप्ट में। और अगर हम और फर्दर डिस्कशन करनी हो गॉड के कंसेप्ट में, जैनिज्म का क्या कहना है, जैन फिलोसफी का क्या कहना है, कैपिटल जी वाला गॉड, क्योंकि क्या कोई क्रिएटर गॉड है? क्रिएटर गॉड के बारे में बोलते हैं कि क्रिएटर गॉड तो कोई नहीं है।
क्या डेटीज हैं गॉड्स एंड गॉडेस, जो हम स्मॉल जी के साथ लिखते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस, डेटीज वगैरह, क्या वो हैं? जैनिज्म वाले कहते हैं कि जैना फिलोसफी के हिसाब से डेटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, करती हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जिन्ना से नीचे है। जिसके पास, जो जिन्न है, जिसके पास केवल ज्ञान है, उसका स्टेटस ऊपर है। ये इंडिविजुअल डेटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनका स्टेटस नीचे है अकॉर्डिंग टू दी जैन फिलोसफी। तो ये राइट नॉलेज। अब राइट कंडक्ट क्या है? त्रिरत्ना में ही तीसरा है राइट कंडक्ट। किस तरह से मुझे बिहेव करना है? एक तो आपने जनरल सी बात हमने पिछली डिस्कशन में कर ली है, पेनेंस इज द बेस्ट वे। तो थोड़ा सा अपने आप को व्रत रखने हैं, अपने आप को थोड़ा सा जितनी आप शुद्धि कर सकते हो उतनी आपको उसके लिए अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट है कंडक्ट में द कंसेप्ट ऑफ पंच महाव्रता, मतलब यही आते हैं राइट कंडक्ट में। 5 great vows. Every follower of Jainism is supposed to observe these vows. इन व्रतों का पालन करना है। जैनिज्म में भी बुद्धिज्म की तरह एक ट्विन डिवीजन की गई, एक तो सेंटी फॉलोअर्स, मॉन्क्स या फिर नन्स, दूसरा ले फॉलोअर्स, उपासक उपासिकास। तो जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा था कि मॉन्क्स एंड नन्स के लिए एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी, उनके लिए कुछ एडिशनल कोड ऑफ कंडक्ट था। वही कोड ऑफ कंडक्ट इन थोड़ा सा लिबरल फॉर्म वो आम जड़े उपासक वगैरह थे, दे वर सपोज टू फॉलो। सेम इज ट्रू अबाउट जैनिज्म एज वेल, कि जो तो मॉन्क्स एंड नन्स थे, दे वर सपोज टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व दी महाव्रत्स, दी ग्रेट वोस। जो ले फॉलोअर्स थे वो उसका थोड़ा सा मेलो डाउन वर्जन, उसका थोड़ा सा लिबरल सा वर्जन दे वर सपोज टू फॉलो। तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं अनुव्रतास, पंच अनुव्रतास, लेसर वोस, ग्रेटर वोस। मॉन्क्स एंड नन्स के लिए महाव्रतास, उसका थोड़ा सा माइल्डर वर्जन वुड बी वोस आर दी सेम। अभी हम वोस करेंगे, वो सेम ही है, लेकिन कितना स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है ये वेरी करता है। तो इसमें 5 ग्रेट वोस कौन सी आती हैं? सबसे पहली तो है यही अहिंसा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस। एंड नॉन वायलेंस हमने क्यों प्रैक्टिस करना है? लाइफ को हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना, कॉन्शियसनेस को हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना, बिकॉज दैट एड्स टू आवर कर्मा, दैट एड्स टू आवर कर्मा। तो जितनी हम कम लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे द बेटर। इसलिए आपने वो जैन मॉन्क्स को देखा होगा कि वो अपना मुंह कवर करके रखते हैं ताकि जर्म्स अंदर ना चले जाएं। अब एक्टिविटीज में भी इसमें दिक्कत आ जाती थी कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किस में एंगेज करें? हम लड़ाई कर नहीं सकते, फौजी बन नहीं सकते, मारना पड़ेगा किसी को। इवन एग्रीकल्चर वाज नॉट सीन फेवरेबली, क्योंकि एग्रीकल्चर करते वक्त आप क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हो, इन जनरल वीड्स डिस्ट्रॉय करते हो, सो मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ आप डिस्ट्रॉय करते हो। तो एग्रीकल्चर को भी ज्यादा फेवरेबली नहीं देखा जाता था। ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को फेवरेबली देखा जाता था, क्योंकि ऐसा उसमें आप कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, किसी लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। तो जैनिज्म बिकेम मोर पॉपुलर अमंग द ट्रेडिंग कम्युनिटीज, अमंग द वैश्य कम्युनिटी, जस्ट लाइक बुद्धिज्म। तो पहली ग्रेट वो है दी वो ऑफ अहिंसा। दूसरी है सत्य। वो जो हमने 10 प्रोहिबिशंस देखी थी बुद्धिज्म के केस में, उसमें भी था नॉट टू लाई, यहाँ पे भी है सत्य, कि हमेशा हमने सच बोलना है। जब हमारे मन में खोट होती है अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी, तभी हम झूठ बोलते हैं। और टू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ रिक्वायर्स मॉरल करेज। एंड अगर हमें ये लगता है, जैसे एक आर्ग्यूमेंट सा होता है कि वैसे सच का क्या फायदा जिससे किसी का दिल दुखे, तो जैनिज्म वाले कहते हैं कि जैन फिलोसफी में बोला जाता है कि भाई अगर आप झूठ नहीं बोलना चाहते तो साइलेंस ही मेंटेन कर लो। तो ऑलवेज टेल ट्रूथ, नेवर टू टेल अ लाई, सत्य। तीसरा है अस्तेया। अस्तेया, क्या ये आपने कल बुद्धिज्म की क्लास में पढ़ा था ऐसा कुछ? अस्तेया, नॉन स्टीलिंग, नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो आपको दिया नहीं गया है वो आपने लेना नहीं है।
जो प्रॉपर्टी आपकी है नहीं है, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर तो बाद में आएंगे, नॉन पोजेशन का भी एक वो था, अपरिग्रह। तो नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, व्हाट इज नॉट ग्रांटेड टू यू, आपने वो लेना नहीं है। एंड अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा लेना भी इस कंसेप्ट की वायलेशन है। जैसे जैन मॉन्क्स वगैरह थे, वो भिक्षुस थे, तो वो भिक्षा मांगते थे। अगर अपनी भूख से ज़्यादा भिक्षा वो ले रहा है तो वो भी अस्तेय वायलेट कर रहा है। नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, नॉन स्टीलिंग या मतलब थेफ्ट नहीं करना है। अगला ग्रेट वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह दैट्स नॉन पोजेशन या फिर नॉन अटैचमेंट। आपने कोई पोजेशंस नहीं रखने, आपने कोई पोजेशन नहीं रखना, आपने कोई फॉर्म ऑफ वेल्थ नहीं रखनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी, कोई कॉइनेज में आपने डील नहीं करना, कोई मनी नहीं आपने रखना, आपने कोई पोजेशंस नहीं रखने। बिकॉज पोजेशंस की वजह से क्या होता है, अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, मतलब उस चीज जो आप प्रॉपर्टी रख रहे हो, जो आपके पोजेशंस हैं, उन्हें डिफेंड करने के चक्कर में, उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के चक्कर में आप इमोरल एक्ट्स भी कर सकते हो। आप झूठ भी बोल सकते हो, आप किसी का दिल भी दुखा सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है अगर आपसे वो चीज छीनी जाए। तो पोजेशंस से आप सिंफुल रास्ते पे जा सकते हो, इसलिए अपने पोजेशंस नहीं रखने। एंड ये तो सिंफुल रास्ता तो हो गया कि एक्चुअली आप एक्शंस आपके सिंफुल हो गए। थिंकिंग में भी आपकी या साइकोलॉजिकली भी एक अटैचमेंट पैदा होती है वर्डली थिंग्स के साथ। नॉन अटैचमेंट रखनी है आपने, हेंस द कंसेप्ट ऑफ अपरिग्रह, या इसे आप नॉन पोजेशन या नॉन अटैचमेंट के तौर पे याद रखेंगे। लास्ट है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य, celibacy. The monks and nuns, they were supposed to renounce the life of the householders and practice celibacy and practice ब्रह्मचार्य। यही मतलब अगर मुझे इसका अनुव्रता बताना हो कि इस केस में जो हाउस होल्डर्स हैं, they were supposed to maintain चेस्टिटी, मतलब अपने सिर्फ पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, दैट वुड बी अनुव्रता ऑफ ब्रह्मचार्य। तो ये 5 ग्रेट वोज ऑफ जैनिज्म थी दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ राइट कंडक्ट, विच इज वन ऑफ द 3 ज्यूल्स ऑफ जैनिज्म। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, एंड इसी में आपके 5 महाव्रतास हो गए। तो इसके साथ हमारी जैन डॉक्ट्रिन्स कंप्लीट होती हैं। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप अदरवाइज याद रखोगे, व्हाट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, संथारा या सल्लेखना, दैट्स द आइडियल फॉर्म ऑफ डेथ। ये क्या है संथारा या सल्लेखना? इट इज स्लो डेथ बाय स्टारवेशन। स्लो डेथ बाय स्टारवेशन। कम खाना खाओ, कम खाना खाओ और कम खाना खाओ, लाइक एंड अल्टीमेटली इतना अपने आप को स्टार्व ऑफ कर दो एंड के आपके प्राण ही निकल जाएं, कि डेथ ही हो जाए। दैट्स द आइडियल फॉर्म ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी। उसमें आप वो पेनेंस या ऑस्टेरिटीज वाली बात भी हो गई कि आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है एंड उससे मोक्ष की प्राप्ति में हेल्प हो रही है। तो दैट्स, ये आप वर्ड याद रखेंगे, संथारा सल्लेखना। इसके कंटेक्स्ट में इन दी रिसेंट ईयर्स, पीछे कुछ साल पहले इस तरह की बातें भी चल रही थी कि जब हम यूथनेसिया की बात करते हैं कि खुद से मर सकते हैं कि नहीं, क्या सल्लेखना, क्या ये असेंशियल पार्ट ऑफ जैना डॉक्ट्रिन है या नहीं, कि अगर कोई सल्लेखना परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो सुसाइड कमिट कर रहा है। सुसाइड आपको पता है, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड, इट्स अ क्राइम। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ क्राइम अंडर इंडियन पीनल कोड। तो क्या सल्लेखना या संथारा, शुड इट बी क्लासिफाइड एज अ अटेम्प्ट टू सुसाइड, या उसे लाइक इसी लीगल टर्म्स में इसी तरह से देखना चाहिए? तो इस कंटेक्स्ट में काफ़ी ये कंटेंशियस सा इशू रहा था। तो ये मेन डॉक्ट्रिन्स है बच्चे ऑफ जैनिज्म। आई होप द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म आर क्लियर। अब हम कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करते हैं रिगार्डिंग जैनिज्म। जैसे बुद्धिज्म की हमने काउंसिल्स की थी, उसी तरह से जैन काउंसिल्स भी हैं। 2 जैन काउंसिल्स
पॉपुलरली आप याद रखेंगे, पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है, दूसरी जैन काउंसिल वल्लभी में होती है। पाटलिपुत्र आप सबको पता है कहाँ है, मॉडर्न डे बिहार में, पटना वाला जो रीजन है दैट्स पाटलिपुत्र। इसके बारे में तो सबको पता है कि वल्लभी कहाँ है, कौन बताएगा वल्लभी कहाँ है? वल्लभी इज अ सिटी इन, मतलब एंशिएंट सिटी था ये गुजरात वाले रीजन में। कब हुई है ये? इनकी जो डेट्स हैं बच्चे, जो जैना काउंसिल्स की डेट्स हैं, ये हमें पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ नहीं पता है। मतलब इतनी वेरिएशन है इसमें कि 100 साल का गैप भी, मतलब 100 साल की श्योरिटी के साथ भी हम नहीं बोल सकते हैं कि इस सेंचुरी में हुई थी। हम सेंचुरी भी श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड बोल देते हैं कि ये 3rd सेंचुरी BC में हुई थी, ये 5th सेंचुरी CE में हुई थी, लेकिन ये बस मोस्ट एक्सेप्टेड सी हैं, इनमें भी बहुत एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। पर्टिकुलरली ये जो वल्लभी वाली काउंसिल है, मतलब कुछ सोर्सेज में 4th सेंचुरी में हुई थी, कुछ सोर्सेज में 5th सेंचुरी में हुई थी, कुछ सोर्सेज में मतलब कुछ रिकैलकुलेशन ऑफ डेट्स में इवन 6th सेंचुरी BC में हम बोलते हैं कि शायद ये काउंसिल हुई थी। तो हम बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली मतलब हिस्टोरिकली कब हुई हैं ये काउंसिल्स, लेकिन आप 2 काउंसिल्स याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में पहली काउंसिल, वल्लभी में पहली काउंसिल। इंपॉर्टेंस क्या है इन काउंसिल्स की? मैंने जब आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर करवानी थी, मैंने अलग से करवाई है, काउंसिल्स अलग से करवाई है। यहाँ मैंने हेडिंग ही सेम बनाई है, काउंसिल्स एंड लिटरेचर, क्योंकि काउंसिल्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही ये है कि यहाँ पर जैना लिटरेचर को फाइनल फॉर्म दी गई या कंपाइल किया गया। द अर्ली कंपाइलेशन ऑफ जैना लिटरेचर, प्रॉपर कंपाइलेशन ऑफ जैना लिटरेचर इनटू 12 अंग, मतलब जैना लिटरेचर की जो बुक्स हैं, जैसे बुद्धिज्म में हम बोलते हैं पिताक, हम वर्ड यूज करते हैं, बास्केट्स हम वर्ड यूज करते हैं, जैनिज्म में वर्ड यूज किया जाता है अंग। 12 अंग हैं मेन, जो 12 बुक्स हैं, 12 अंगास, एंड इतने ही उप अंग हैं। तो ये जो बेसिक फॉर्म ऑफ जैना लिटरेचर है, इट वाज गिवन एन इनिशियल form, it was given an initial compiled form at the first Jaina council at Patliputra. Later on this was given a final form at the second Jaina council that happened in Vallabhi. कब? गुप्ता पीरियड में हुई थी ये काउंसिल बच्चे, इन अराउंड 5th century CE। ये ज्यादा लाइक ऑफ दिस 2 councils, this is more important council that you need to remember। एक और चीज, जैनिज्म बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जैसे बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, महायान बुद्धिज्म इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, एंड मैंने आपको बताया कि इसकी डिटेल्स हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही करेंगे। उसी तरह से जैनिज्म में भी एक मेजर शिज्म आती है, एक मेजर डिवीजन आती है। जैनिज्म में लाइक 2 जो मेन स्कूल्स हैं जैनिज्म के, दे आर दिगंबर स्कूल एंड दूसरा है श्वेतांबर स्कूल। ये जो डिवीजन है, दिगंबर श्वेतांबर डिवीजन है, दिस ऑल्सो हैपेंड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड दिगंबर, जो अंबर को ही, मतलब स्काई क्लैड, जो अंबर को ही अपने कपड़े समझ के पहनते हैं। श्वेतांबर जो वाइट कपड़े पहनते हैं, जो गए श्वेतांबर। दिगंबर, श्वेतांबर, ये 2 मेन स्कूल्स ऑफ जैनिज्म है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। तो इनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है अभी, क्या डॉक्ट्रिन में चेंजेस वगैरह आई है, ये हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में करेंगे। अभी के लिए मोटा सा बस ये याद रखेंगे कि दिगंबरा मतलब स्काई क्लैड, नेकेड होते थे, इनके जो मॉन्क्स वगैरह होते थे। श्वेतांबरास ये वाइट क्लैड, वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट रोब पहनते हैं। तो जो जैना लिटरेचर है, जो टिपिकल जैना लिटरेचर है, वो सिर्फ श्वेतांबरा मानते हैं। जो अंगास एंड उपअंगास वाली कंपाइलेशन है, वो सिर्फ श्वेतांबरास मानते हैं कि ये
हमारी रिलीजियस लिटरेचर है। जैनास के लिए एक और टर्म भी यूज किया जाता है जैनिज्म के लिए या जैन फॉलोअर्स के लिए, निगंथा या निर्ग्रंथ हम हिंदी या संस्कृत में बोल सकते हैं, पाली प्राकृत में निगंथा, बुकलेस, इनकी कोई बुक नहीं थी। मतलब ट्रेडिशनली ये भी जैसे वैदिक लिटरेचर है सिर्फ ओरल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होती थी काफी टाइम तक। तो जैना लिटरेचर भी, जो सेइंग्स ऑफ महावीर जैन है, जैना लिटरेचर है, ये भी ओरल फॉर्म में ही कम्युनिकेट होती थी। इसलिए लाइक जैनास वर नोन एज निगंथा, बुकलेस। इवेंचुअली इसे रिटन फॉर्म दिया गया है, श्वेतांबरास ने ये रिटन फॉर्म दिया है। मतलब जो रिटन फॉर्म ऑफ द लिटरेचर है वो श्वेतांबरा ही मानते हैं। दिगंबरा इस जो श्वेतांबरा कैनन है, जैना कैनन है, उसको नहीं मानते हैं कि इसकी कोई बुक बक नहीं है। मतलब ऐसा वो काफी टाइम तक मेंटेन करते रहे। इवेंचुअली दिगंबरा की डॉक्ट्रिन्स भी रिटन फॉर्म में लिखी गई। इवेंचुअली तो बच्चे सब कुछ ही लिखा गया है। वेद जो श्रुति का एग्जाम्पल है वो भी इवेंचुअली रिटन फॉर्म में लिखे गए। वेद वर ओरिजिनली दे वर नॉट सपोज टू बी रिटन डाउन, बट इवेंचुअली तो सब कुछ ही लिखा गया है। बात है कि इनिशियली व्हाट वाज सपोज टू बी रिटन, व्हाट वाज नॉट सपोज टू बी रिटन। तो ये आप शिज्म भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब मैं बात करूं अदर फिलोसॉफिकल स्कूल्स। एक सेकेंड, इसमें जो अगेन आई वुड लाइक टू रीआइटरेट के जो चेंजेस आए हैं हिस्टोरिकली, वो बच्चे हम जिस हिस्टोरिकल पीरियड में जो चेंजेस आए हैं हम उसी हिस्टोरिकल पीरियड में स्टडी करेंगे। बुक्स में अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन आई पर्सनली एम नॉट इन फेवर ऑफ के आपने सारा के सारा चंक में एक बार पढ़ दिया, आपको जिस पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पीरियड के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप उस पीरियड की डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हो, उस चीज़ में कोई मज़ा नहीं है। अगर हम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली ग्रास्प करना चाहते हैं, तो हमें उनका कंटेक्स्ट भी पता होना चाहिए। तो कंटेक्चुअली जो जब जैसे जैसे होगा हम उस चीज़ को स्टडी करते रहेंगे, रादर देन कि अब मुझे एक बार में सारा लाइक जैनिज्म के बारे में बता दो, एक बार में सब कुछ मुझे आर्किटेक्चर के बारे में बता दो, एक बार में मुझे सब कुछ पेंटिंग्स के बारे में बता दो, उसमें बात नहीं बनेगी। तो हम जिस पीरियड को स्टडी करेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी जिस रिलीजन के कंटेक्स्ट में, हम उन डेवलपमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अदर फिलोसॉफिकल स्कूल्स की। तो जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स आप लोगों ने पढ़ ली है, वर्धमान महावीर के बारे में आपने इंपॉर्टेंट जानकारी ले ली है। और कौन सी फिलोसफीज थी जो 6th सेंचुरी BC में ओरिजिनेट होती हैं? हम इंडियन फिलोसफीज को इन जनरल ही, मतलब सारी ही फिलोसफीज को, पर्टिकुलरली जो इस पीरियड में ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आस्तिक फिलोसफीज या आस्तिक स्कूल्स, या दूसरे हैं नास्तिक फिलोसफीज या नास्तिक स्कूल्स। आस्तिक नास्तिक। अब ये जो हमारी पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स है, हम बोलते हैं कि ये तो नास्तिक है, भगवान में ये यकीन नहीं रखता, एथीस्ट है। आस्तिक है, ये भगवान में आस्था रखता है, भगवान के गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता है। ये हमारी लाइक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आस्तिक नास्तिक होती है, लाइक विच वुड बी ट्रू फॉर सो मेनी ऑफ अस। बट जब हम फिलोसॉफिकल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे हैं, वहां मैं आस्तिक स्कूल एंड नास्तिक स्कूल्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ भगवान के में बिलीफ की बात नहीं है, यहाँ पर वैदिक अथॉरिटी में लाइक यकीन की बात है। द स्कूल्स विच adhered to the Vedic authority, the authority of the Vedas, वो आस्तिक स्कूल है। जो जिन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया वो नास्तिक स्कूल है। जिन्होंने वेदास को, वेदों को, जो 4 वेद है हमारे, उसको सुप्रीम फॉर्म ऑफ नॉलेज माना है, इसकी अथॉरिटी को माना है, वो आस्तिक स्कूल है। जिन्होंने रिजेक्ट किया है वो नास्तिक स्कूल हैं। फिलोसफिकल स्कूल्स के कंटेक्स्ट में आप ये बात ध्यान में रखोगे। तो मुझे आप बताओ, बुद्धिज्म आस्तिक स्कूल है या नास्तिक स्कूल है? बुद्धिज्म नास्तिक स्कूल है, भी वैदिक अथॉरिटी को वो रिजेक्ट करता है। जैनिज्म आस्तिक स्कूल है या नास्तिक स्कूल है? वैदिक अथॉरिटी को मानता है या नहीं मानता है? कास्ट सिस्टम को मानता है या नहीं मानता? कास्ट सिस्टम चलो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। वैदिक अथॉरिटी को मानता है या नहीं मानता है? नहीं मानता है, तो नास्तिक स्कूल की एग्जाम्पल है बुद्धिज्म, जैनिज्म। क्या कोई और भी नास्तिक स्कूल की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं?
या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो, 2 स्कूल्स बचे आप और याद रखोगे। एक है नास्तिक स्कूल्स में अजीविकास, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक है अजीविकास, दूसरे हैं चारवाक्स, या इन्हें लोकयता भी बोलते हैं। चारवाक या लोकयत, इनका कोर टीचिंग क्या है? अजीविकास की ये इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, ये मानते हैं नियति में, ये मानते हैं किस्मत में। अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ लिखा है तो तुम्हें मिल ही जाएगा, अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है तो तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। ह्यूमन एफर्ट इज यूजलेस, ह्यूमन एफर्ट इज यूजलेस। कि अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुमने अफसर बनना है तो तुम बन ही जाओगे भाई। इसमें देयर इज नो पॉइंट बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल, रात रात को जागने की कोई जरूरत नहीं है। किस्मत में लिखा है, मिल ही जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुमने अफसर नहीं बनना अनफॉर्चुनेटली, फिर तुम जितना मर्जी पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप नहीं बन पाएंगे। ऐसा अजीविकास बोलते हैं, ऐसा अजीविका फिलॉसफी में माना जाता है। तो दे बिलीव्ड इन फेटलिज्म, या फिर आप इसे प्री डिटर्मिनिज्म भी बोल सकते हो कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। वर्ड आप ध्यान में रखेंगे एक, मतलब फेटलिज्म या प्री डिटर्मिनिज्म के लिए नियति में ये बिलीव करते हैं, नियति में ये लोग बिलीव करते हैं, नियति किस्मत में ये लोग बिलीव करते हैं। फाउंडर थे अजीविकास के, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फाउंडर थे मखाली गोसाला, मखाली गोसाला। तो ये बातें आप अजीविकास के बारे में ध्यान में रखोगे। चारवाक की अगर मैं बात करूं, ये लोग सबसे मस्त से ये मानते हैं मटीरियलिज्म में। कह रहे हैं कि कोई यार कर्म कुरम नहीं होते, कोई संसार नहीं होता, कोई साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ नहीं है, एक लाइफ मिली है, यू ओनली लिव वंस योलो, के एक लाइफ मिली है, एंजॉय करो, खाओ पियो, एंड देन जब आपकी डेथ होएगी बस आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे यार। एलिमेंट्स जो जिससे आपका शरीर बना हुआ है वो बस मिल जाएंगे मिट्टी में, बात खत्म होती है। कि कोई सच कार्मिक अकाउंट नहीं है, कोई खाता लेके नहीं बैठा हुआ कि जो नोट कर रहा है कि इसने ये बोल दिया, ये नहीं बोला, ये कर दिया, ये नहीं किया, ये अच्छा है बुरा है। तो मटीरियलिज्म में ये लोग यकीन रखते हैं। इनके फाउंडर थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे, इनके फाउंडर थे बृहस्पति। सो चारवाक्स एंड अजीविकास आप नास्तिक स्कूल्स में याद रखेंगे अलॉन्ग विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब अगर मैं आस्तिक स्कूल्स की बात करूं जो वैदिक अथॉरिटी को मानते थे, तो ये जो आस्तिक स्कूल्स हैं इन्हें हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन्हें 6 ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी भी बोला जाता है, षड दर्शन शास्त्र बोला जाता है। 6 दर्शन इज व्यू पॉइंट फिलोसफी शास्त्र। 6 ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, 6 ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, षड दर्शन शास्त्र। इनके नाम क्या हैं? इन्हें आप बच्चे, ये 6 स्कूल्स हैं, 6 षड है, 6 स्कूल्स हैं, लेकिन आप इन्हें 3 पेयर्स में याद रखोगे। उत्तर एंड पूर्व मीमांसा, वैशेषिका एंड न्याय, सांख्य एंड योग। वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, उत्तर एंड पूर्व मीमांसा, ये 6 स्कूल्स हैं, याद आपने रखने हैं पेयर्स में। अब पहले तो थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इनके फाउंडर्स भी आप लोग याद रखेंगे, आप देख सकते हैं। पूर्व मीमांसा स्कूल वाज फाउंडेड बाय जामिनी, उत्तर मीमांसा बाय बद्रयान, वैशेषिका कन्नड़, न्याय गौतम, सांख्य कपिल एंड योग बाय पतंजलि। इसमें से और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी, पूर्व मीमांसा को सिंपली मीमांस भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मीमांस स्कूल का फाउंडर कौन था, तो हीरो नहीं बन जाना कि यार पहले मेरे को बताओ कि उत्तर की बात कर रहे हो कि पूर्व की। अगर उसने एक क्वेश्चन में सिर्फ मीमांस लिखा है तो बात हो रही है पूर्व मीमांस की।
ओनली मीमांस वाला जो वर्ड है पूर्व मीमांस के लिए ही यूज किया जा सकता है, फाउंडर है उसके जैमिनी। उत्तर मीमांस को वेदांत भी बोलते हैं, उत्तर मीमांस को वेदांत भी बोलते हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जली, वेदांत बोलते हैं। वेदांत हमने वर्ड किसके लिए यूज किया था? उपनिषद के लिए, उपनिषदिक फिलॉसफी के लिए, वैदिक पीरियड के अंत में जो लिखे गए थे। What was the key cornerstone of उपनिषदिक फिलॉसफी? ज्ञान मार्ग। ये नॉलेज को एज अ वे ऑफ सेल्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। ज्ञान को एज अ वे ऑफ सेल्वेशन, ज्ञान मार्ग को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा, दैट्स द बेस्ट वे। अब इसी से आप डिराइव कर सकते हैं कि किस में ये डील करते हैं। जो पूर्व मीमांस है या सिंपली मीमांस है, इट डील्स विद सैक्रिफाइस, इट डील्स विद कर्म कांड, इट डील्स विद जो हमारा वैदिक परफॉर्मेंस ऑफ यजनास वगैरह। कर्म मार्ग, वैदिक फिलोसफी में कर्म मार्ग, जब हम कर्म बोलते हैं तो सैक्रिफाइस, द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स को काउंट किया जाता है एज कर्म। तो कर्म मार्ग में ये लोग बिलीव करते हैं। दो अलग अलग बातें हैं बच्चे, आपने डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना है, जस्ट थोड़ा सा सटल डिस्टिंक्शन है, लेकिन वर्ड्स क्योंकि सिमिलर है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। यहां पर जब मैं कर्म मार्ग की बात कर रहा हूं तो इसमें कार्मिक थ्योरी की बात नहीं हो रही है कि आपको अपने वो जो कर्मा वाले कोर्स आते हैं, ये वो वाला कर्मा नहीं है, ये वो वाला कर्मा नहीं है। ये करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स का जो एक्ट है, द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग द करेक्ट वैदिक रिचुअल्स, वहां पर इसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है कर्मा। तो कर्म कांड या कर्म मार्ग से डील करता है पूर्व मीमांसा। दूसरा है कार्मिक थ्योरी, वो जो कोर्स वाला कर्मा होता है, कर्मा इज बिच। वो जो कर्मा है कि जो आप करते हो आपको उसका फल भुगतना पड़ता है, चाहे आप एक्शंस में करो। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के हिसाब से तो अगर आप थिंकिंग में भी कुछ कर रहे हो वो भी कर्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसका आपको हिसाब किताब देना पड़ता है। या ये जो एक्शंस में आप करते हो उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ता है। ये बात एम्फेसाइज की गई है उपनिषद में, उपनिषदिक फिलोसफी में। तो कर्मिक थ्योरी कहाँ से आई है? वो उपनिषद से आई है, वो वेदांता से आई है। लेकिन कर्म मार्ग की बात कौन करता है? ये उपनिषद से नहीं करते हैं। कर्म मार्ग के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं वेदास या मीमांसा स्कूल। कर्मिक थ्योरी दी है वेदांत ने, उपनिषद ने। तो वेदांत दे एम्फेसाइज ऑन दी ज्ञान मार्ग। तो ये हमारे पहले दो स्कूल हो गए। वैशेषिका न्याय, ये वैसे तो बस इनका अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना, ये किससे डील करते हैं हमें पता होना चाहिए। थियरी ऑफ एग्जिस्टेंस से वैशेषिका स्कूल डील करता है, न्याय स्कूल रीजनिंग या लॉजिक से डील करता है। थियरी ऑफ एग्जिस्टेंस में वो मतलब वो जो कहते हैं कि इंसान का शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, तो वो जो कौन से तत्व हैं, किस कॉम्बिनेशन में वो मिले हुए हैं, एग्जिस्टेंस को बना रहे हैं, वो सारी बातें की गई हैं वैशेषिका स्कूल में। अब वैशेषिका स्कूल ने जो गप्पे मारी हैं, लो वैसे ही बोल रहा हूं मैं, उन गप्पों को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, मतलब क्या हम टेक्निक अडॉप्ट करें, वो बातें की गई हैं न्याय स्कूल में। किस तरह से हम लॉजिकली वैशेषिका डॉक्ट्राइन्स को प्रूव कर सकते हैं, डिसप्रूव कर सकते हैं, फिर उनकी वैलिडिटी को हम चेक कर सकते हैं भी जो वैशेषिका स्कूल वालों ने बोला ठीक भी बोला है कि नहीं बोला। ये जो स्कूल है दैट्स न्याय स्कूल, दैट डील्स विद लॉजिक या फिर रीजनिंग। देन है सांख्य एंड योग। सांख्य है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस से जो डील करता है। ये नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कि किस तरह से ह्यूमंस बिहेव करते हैं, किस तरह से कॉन्शियसनेस बिहेव करती है। इसमें 3 तरह के गुणों की बात की गई है, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। कि कभी कभी हम सबका भलाई करने वाले मोड में होते हैं, सबका फायदा करने वाले मोड में होते हैं, पुण्यदान करते हैं या और सबका बेनिफिशियल काम करते हैं टू दी ह्यूमैनिटी। कभी कभी हम बिल्कुल इनर्शिया वाले मोड में होते हैं, बस बेड पे लेटे रहें कि खाना भी अगर कोई खिला दे तो बहुत बढ़िया और मुंह भी कोई हिला दे तो बहुत बढ़िया, कि हिलना ना पड़े हमें।
तो हम कभी लाइक सेम इंसान कभी उस वाले मोड में होता है तो कभी वो वाला गुण एक्टिव हो जाता है, कभी कभी क्या होता है बाहर मिलियो तू देखता हूं तुझे मैं, मतलब हम नेगेटिव मोड में होते हैं। सेम पर्सनैलिटी कभी अच्छे मोड में होण जिद्दां दे हालात बंदा उदां दा हो जाता कि जैसे हालात हों हम लाइक चेंज करते रहते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर ये एम्फेसाइज करता है ये वाला स्कूल, संख्या स्कूल, संख्या फिलोसफी। तो आपको क्वेश्चन में आएगा त्रिगुणा का कंसेप्ट किस स्कूल ने दिया है? संख्या स्कूल ने दिया है। 3 गुण, रजस गुण, तमस गुण, सत्व गुण। एंड जो एस्पेक्ट्स है, masculine aspect of personality, feminine aspect of personality. Now I'm not talking of gender being male or female. Masculine aspect of personality, feminine aspect of personality. अब ये थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम थोड़ा सा सेक्सिस्ट उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है कि कभी सॉफ्ट नेचर होती है बंदे की, कभी थोड़ी सी अगेन सेम बंदा इन अ डिफरेंट सिचुएशन, कभी थोड़ा सा हार्ड खाड़कू टाइप्स नेचर होती है उस बंदे की इन अ डिफरेंट सिचुएशन। तो फेमिनाइन एस्पेक्ट, द मैस्कुलाइन एस्पेक्ट्स, पुरुष एंड प्रकृति का कंसेप्ट, पुरुष दी मैस्कुलाइन इटर्नल अनचेंजिंग एस्पेक्ट, प्रकृति द फेमिनाइन इटर्नल अनचेंजिंग एस्पेक्ट। तो पुरुष प्रकृति इस तरह की जो बातें हैं, वेल इतना ज़्यादा हमें डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब पूछते हैं यार पुरुष प्रकृति की बातें, द मैस्कुलाइन फेमिनाइन एस्पेक्ट की बातें कौन से फिलोसफिकल स्कूल में की गई हैं? संख्या फिलोसफी में की गई हैं। लास्ट है योग, फाउंडर पतंजलि। योग को करेक्टली मतलब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एज हार्मोनाइजेशन, यूनियन या फिर हार्मोनाइज। योग मतलब लिटरली इट मीन्स यूनियन, बट इट वुड बी बेटर ट्रांसलेटेड एज हार्मोनाइजेशन। ऊपर संख्या फिलोसफी ने मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी बता दिए। एक तरह से उन्होंने फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन की, पुरुष प्रकृति। एक तरह से उन्होंने डिफरेंट जो हमारी नेचर होती है 3 गुणों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि यार कभी इस तरह की नेचर होती है, कभी उस तरह की नेचर होती है, कभी कैसी नेचर होती है। इंसान मतलब वन नेचर टू दूसरी नेचर शिफ्ट करता रहता है। मतलब मोक्ष किसमें है, मतलब हमारा जो अल्टीमेट हमें क्या करना चाहिए, आइडियल फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है कि हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी है इसमें हमारी पर्सनैलिटी बैलेंस आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक हम वन नेचर टू द अदर नेचर शिफ्ट कर रहे हैं एंड लाइक बहुत रेडिकल हमारे शिफ्ट्स हैं। तो उसके लिए हमें मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेज, हठ योग या फिर फिजिकल जो योग जिसे हम बोलते हैं योगा करना चाहिए। तो हठ योग या इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए जिसे हम बैलेंस आउट कर सकें, जिसे हम अपनी लाइफ में हार्मोनाइजेशन लेके आ सकें। तो ये थी योग की फिलॉसफी। तो ये 6 ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी हैं, षड्दर्शन शास्त्र हैं। सो इसके साथ बच्चे हमारी ये जो फिलॉसफी से रिलेटेड क्लास थी, रिलीजन एंड फिलॉसफी ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC, वो वाली क्लास खत्म होती है। लास्ट क्लास में मतलब 2 पार्ट्स में हमने इसे कवर किया। लास्ट क्लास में हमने बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी किया, आज हमने जैनिज्म एंड अदर फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में स्टडी किया। तो आई होप द सेशंस, ये जो लास्ट 2 सेशंस रहे हैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। तो कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।